अब जो हमने देखना है विसर्ग संधि का नियम नंबर 3 देखना है, जिसके अंतर्गत विसर्ग का श हो जाता है। ठीक है, विसर्ग का श हो जाता है श। ठीक है, देखो इसमें श कब होगा? यदि विसर्ग से पहले, किससे पहले? विसर्ग से पहले कोई क्या हो? स्वर हो। स्वर आपको पता है अ आ इ ई उ ऊ सो ऑन। और बाद में, विसर्ग के बाद में चौ आ जाए, छ आ जाए या फिर श खुद आ जाए तो विसर्ग का श हो जाता है। ठीक है, अब कैसे होगा वो देखेंगे हम एग्जाम्पल से। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। निह धन चित। निह धन चित, ये चिंत लिख लेते हैं, निह धन चिंत। ठीक है, देखो कैसे होगा। क्या कहा? विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, बिल्कुल स्वर है विसर्ग, ये हमारे पास विसर्ग है। इससे जस्ट पहले क्या है? नि मतलब छोटी ई, एक स्वर है ना, स्वर हो। और बाद में चौ, छ या श हो, तो यहां पे हमारे पास क्या है? चौ है। तो किस में बदल जाता है? श हो तो विसर्ग का, जो ये विसर्ग है ये किस में बदल जाएगा? ये विसर्ग बदल जाएगा हमारे पास श में। अब देखो कैसे बदलेगा। निह धन चिंत का अगर आप संधि करेंगे तो ये संधि आएगी निश्चिंत। निश्चिंत। इन शब्दों का बिल्कुल नोट कीजिए अच्छे से, क्योंकि कई बार यही शब्द, देखो एग्जामिनर ऐसे ही शब्द देगा जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो। ठीक है, जिसमें बच्चों को लगे कि निह धन चिंत का निचिंत होगा, है ना। जिसने नहीं पढ़ी होगी विसर्ग संधि, वह निह धन चिंत का क्या संधि विच्छेद कर सकता है? निचिंत कर सकता है, क्योंकि नियम नहीं पता है। नियम पता है तो फिर आप बिल्कुल गलती नहीं करोगे, फिर आप निश्चिंत ही करके आओगे। ठीक है, तो निश्चिंत हो गया इसका एक एग्जाम्पल। ठीक है, ये भी बहुत बार पेपर में देता है। निह धन छल, दूसरा निह धन छल। अब इसका क्या हो जाए? स्वर है इसके, विसर्ग से पहले स्वर है कि नहीं है? नी के पीछे क्या है? ई, नी के बाद, तो विसर्ग से पहले आ गया स्वर और उसके बाद आ गया छ, छल। ठीक है, तो इसका किस में परिवर्तन हो जाएगा? श में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहां पे कैसे परिवर्तन होगा? निश्छल। गंगा का जल निश्छल है। ठीक है, निश्छल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, एक श वाला एग्जाम्पल हम देखते हैं। ठीक है, दुह धन शासन। सबने इसका नाम सुना होगा, जो ये कौरव था। ठीक है, विसर्ग से पहले, विसर्ग सबको दिख रहा है, विसर्ग का चिन्ह दु मतलब छोटा उ के बाद श आ जाए, किसी भी स्वर के बाद श आ जाए तो किस में परिवर्तन होगा? श में ही परिवर्तन होगा। अब देखो दुशासन का संधि क्या होगी? दु आधा श शासन, ये इसकी सही संधि होगी, दुशासन। तो ये था हमारे पास नियम नंबर 3 विसर्ग संधि का। अब हमने विसर्ग संधि का चौथा, पांचवा और छठवां नियम देखना है, जिसमें मैं सबसे पहले आपको विसर्ग संधि का चौथा नियम बताऊंगा कि विसर्ग संधि के चौथे नियम में क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि विसर्ग का श हो जाना, षटकोणीय वाली श हो जाना है, इसके नीचे फिर से ये हलंत है, श हो जाना। तो विसर्ग का श कब होगा? विसर्ग फिर से याद दिला दूं, इससे ये चिन्ह जो होता है विसर्ग होता है। तो विसर्ग से पहले या तो ई आ जाए या ऊ आ जाए, सिर्फ विसर्ग से पहले ई या ऊ आएगी, या विसर्ग के बाद तथा विसर्ग के बाद क ख ट ठ प फ आ जाए हो, तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा? श में हो जाएगा। अब वो कैसे होगा वो हम देखेंगे यहां पर। ठीक है, ये देख लेते हैं। निह धन कपट। सबसे पहले एक चीज देखो, सबसे पहले कि विसर्ग से पहले ई, नी छोटी ई है, इसमें है कि नहीं है? विसर्ग से पहले नी है तो नी के पीछे क्या है? छोटी ई है, क्योंकि व्यंजन जो होते हैं स्वरों के से मेल से बने होते हैं। और बाद में क्या है? क हमारे पास है, क के अलावा ख होता, ट होता, ठ होता, प फ होता, तब भी किस में परिवर्तन हो जाता? श में परिवर्तन हो जाता। तो इसका
जो परिवर्तन होगा वो किस में होगा और कैसे होगा, ठीक है, ये हम देखेंगे। इस विसर्ग का परिवर्तन देखो ऐसे हो जाएगा, निष्कपट। आई बात समझ में? इस विसर्ग का परिवर्तन, क्योंकि इसके पहले ई मतलब ई थी और इसके बाद में क था, तो उसका परिवर्तन शौ में हो गया, किसका? विसर्ग का। तो यहाँ पे आपको इसका परिवर्तन नजर आ रहा होगा, निष्कपट, ठीक है, निष्कपट। एक और देख लेते हैं, निह धन ठुर, ठीक है, नि ई, क्यों? विसर्ग से पहले ई हो और बाद में क ख ट ठ, यहाँ पे हमारे पास क्या है? ठ है। किसमें परिवर्तन हो जाएगा? शौ में। क्या हो जाएगा? निह धन ठुर का नि, तो ऐसे ही रहेगा, इसका परिवर्तन हो जाएगा शौ में, निष्ठुर। आधा सौ हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ये आधा है, ठीक है, निष्ठुर। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे निहि धन कंटक, निष्कंटक, धनु धन टंकार, धनुष टंकार, निहि धन प्राण, निष्प्राण, निहि धन फल, निष्फल, इसके, ठीक है, विसर्ग का शौ हो जाता है षटकोणीय वाला। अब हम देखते हैं विसर्ग का जो पांचवा विसर्ग संधि का पांचवा नियम है, विसर्ग का शौ हो जाना, सौ हो जाना, ठीक है, सौ। इसका जो शुद्ध उच्चारण है वो है सौ। तो विसर्ग के बाद दो चीजें, सिर्फ दो चीजें हैं विसर्ग के बाद, कौन कौन सी? या तो तौ आ जाए या तो थौ आ जाए। किसी भी विसर्ग के बाद तौ आ जाए या फिर थौ आ जाए। विसर्ग के बाद, विसर्ग किसके बाद? विसर्ग के बाद। ध्यान दोगे तो सब समझ आएगा। तो क्या हो जाता है, ये तो सिंपल सा है कि किसी विसर्ग के बाद आपको तौ संधि में तौ या थौ नजर आ जाए तो उसका सिंपल ये वाला सा हो जाएगा। अब इसको देखते हैं हम एग्जाम्पल से। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और एग्जाम में आता भी है। नमः धन ते, नमः धन ते। जिसने नहीं पढ़ा होगा, जिसने विसर्ग संधि के नियम नहीं देखे होंगे, जिसको नहीं पता होगा, वो नमः ते का क्या संधि करेगा बताओ? वो आधा सौ यहाँ पे लगाएगा नहीं, ये वाला, ठीक है। तो इसलिए हर चीज पढ़ के जाओ। नमः धन ते का मतलब है कि विसर्ग के बाद देखो नमः, ये रहा हमारा विसर्ग, प्लस में क्या आया? तौ। विसर्ग के बाद क्या हो? तौ हो या थौ हो, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? संधि क्या हो जाएगी? किसमें परिवर्तन हो जाएगा? विसर्ग का इस वाले सौ में परिवर्तन हो जाएगा, ये वाला सौ आएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। नमस्ते, तो नमस्ते का भी नोट कर लो भाई। संधि ये होती है, संधि विच्छेद ही होता है। आ सकता है कि निम्नलिखित में से नमस्ते का संधि विच्छेद कौन सा है? बहुत एग्जाम्पल देगा। नमः धन अस्ते देगा, नम धन अस्ते देगा, ठीक है, नमः धन ते देगा। तो बहुत जिन्होंने पढ़ा होगा वो नमः धन ते करके टिक करके आएंगे, और बाकी तो फिर दुनियादारी की चीज़ें करके आएंगे, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है।